नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, समकालीन विश्व राजनीति, जो कि क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की एनसीईआरटी है। उस एनसीईआरटी का आज दोस्तों हम छठा चैप्टर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब तक 5 चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस किए जा चुके हैं। उन सब चैप्टरों से संबंधित 10 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि चैनल पर विजिट करें और 10 वीडियो को अच्छे से देखें। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो उस एनसीईआरटी को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम छठे अध्याय में अंतरराष्ट्रीय संगठन देखेंगे। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंदर सबसे पहले जिसकी हम बातचीत करेंगे वह है हमारा यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंधित यह जो चैप्टर है, उस चैप्टर पर मैं आपके लिए 3 वीडियो लाऊंगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होते हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या जो भी हमारे अवेयर देखने वाले हैं और जो जानने की इच्छा रखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जो है समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों का नॉलेज होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठनों के इस चैप्टर के अंदर हम 3 वीडियो पर बातचीत करेंगे। 3 वीडियो के अंदर दोस्तों पहले वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसको यूएन मुख्य रूप से कहेंगे, यूएन का परिचय और यूएन के अंदर अब तक जो 9 महासचिव हुए हैं उनके बारे में संपूर्ण बातचीत पहले वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों दूसरे वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर बनाए जाने के संबंध में भी जो हमारे तथ्य हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके तीसरे वीडियो में हम यूनाइटेड नेशंस से संबंधित जो शाखाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के इस छठे चैप्टर से हम आपके लिए 3 वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये तीनों वीडियो दोस्तों आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली हैं और इन वीडियो को बनाया इस तरह से गया है कि एक नॉर्मल से भी नॉर्मल जो दर्शक है उसको समझ में आने वाला है कि आखिर किस तरह से अंतरराष्ट्रीय संगठनों की जो भूमिका है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं आज जो है यूनाइटेड नेशन की। शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ प्रकाश में आया। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की बातचीत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ का जो लोगो है, प्रतीक चिन्ह है, उसको दिखा दें। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो अपने आप में आपसे बहुत सारी बातचीत करता है, उसका बहुत ही मीनिंगफुल लोगो है दोस्तों। तो आइए थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन का लोगो देखते हैं, उसके बाद जो है दोस्तों हम आगे की बातचीत करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका यूनाइटेड नेशंस का लोगो। यूनाइटेड नेशंस के लोगों के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, जहां मैं रेड डॉटेड लगा रहा हूं, ये जो डॉटेड मैं लगा रहा हूं, ये दोस्तों हमारे सारे महाद्वीप बने हुए हैं। इस डॉटों को आप देखेंगे तो महाद्वीपों का नक्शा आपको यूनाइटेड नेशन के लोगों के अंदर दिखेगा। साथ ही दोस्तों साइड साइड में ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं, ये जो पत्तियां आपको दिख रही हैं, ये पत्तियां दोस्तों जैतून की पत्तियां हैं। दोस्तों इस इसके अंदर ये दुनिया का नक्शा बना हुआ है। ये साइड की जो जैतून की पत्तियां हैं दोस्तों, ये अपने आप में आपसे कुछ कह रही हैं। दोस्तों ये पत्तियां विश्व शांति की तरफ संकेत देती हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन के लोगों के अंदर महाद्वीप सारे बने हुए यानी कि देशों का नक्शा है, दुनिया का नक्शा है, देशों का नहीं दुनिया का नक्शा है। और साइड साइड में ये जो जैतून की पत्तियां बनी हैं दोनों साइड में, वे जैतून की पत्तियां दोस्तों विश्व शांति का संकेत दे रही हैं। तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे आपको यूनाइटेड नेशन डे दिख रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 अक्टूबर को दोस्तों यूएन का डे मनाया जाता है। तो याद रखना है आप सबको कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसकी जानकारी कब मनाया जाता है इसकी हम वीडियो के अंदर देंगे, लेकिन यहाँ चूंकि लोगों के अंदर है तो इसको बताना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी हो गया। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं मुख्य बातचीत की तरफ।
प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच होता है। दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह महसूस किया जाने लगा कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए जरूरी हो गया कि जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर जो झगड़े थे उनको निपटाने के लिए पूरी दुनिया को ये लगा कि एक ऐसा संगठन तो होना चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के मुद्दे सुलझाए जाएं। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों लीग ऑफ नेशंस का जन्म जो है होता है। दोस्तों शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध रोकने में असफल रहा। दोस्तों जो लीग ऑफ नेशंस था उसको शुरुआत में तो सफलताएं मिली, जो कि एक अंतर सरकारी संगठन था, लेकिन दोस्तों यह संगठन जो है 1939 से 45 में तक चले जो है दूसरे विश्व युद्ध को यह संगठन रोकने में नाकामयाब रहा। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वह था कि दुनिया में विश्व शांति को बनाए रखना। दोस्तों लीग ऑफ नेशंस जो है 1945 तक आपका चलता है। दोस्तों 1939 में ही दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से 45 तक चलता है। उसके बाद दोस्तों लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन होता है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर सन 1945 को। दोस्तों 24 अक्टूबर को ही आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जो डे है वह 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ये सब लोगों को याद रखना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वह कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना थी उसके पीछे का जो उद्देश्य था वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच परस्पर सहयोग की स्थापना करने का प्रयास करना संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है वह उद्देश्य था। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। ये चीज आपको याद रखना है कि 51 मूल संस्थापक सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर थे। दोस्तों 30 अक्टूबर 1945 को एक बहुत महत्वपूर्ण यह तिथि हमारे लिए है, क्योंकि 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और अब अगर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो इस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर 193 सदस्य राष्ट्र हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना के पीछे जो आशा काम कर रही थी वह थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते थे। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना के पीछे एक और तर्क जो काम कर रहा था वह था विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो झगड़े थे अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में ही खड़े होते थे, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन का एक और उद्देश्य यह था कि वह पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यूनाइटेड नेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है जिसको हम आम सभा बोल देते हैं। आम सभा इंग्लिश में बोले तो जनरल असेंबली। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली यानी कि आम सभा के अंदर प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक वोट प्राप्त होता है। ये चीज आप याद रखना कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर सभी जो सदस्य देश हैं उनको एक वोट हासिल होता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका एक और अंग, जैसे जनरल असेंबली आम सभा, वैसे ही आपका एक और यूनाइटेड नेशन का अंग है सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में
इस समय 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे और युद्ध के विजेता भी यही देश रहे थे, इसीलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संयुक्त राष्ट्र के काउंसिल के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 स्थायी सदस्य जो चुने गए थे वो किस आधार पर चुने गए थे, तो याद रखना कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो है उस समय सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पे दुनिया में कंसीडर किए जाते थे, इसलिए इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट जो है मेंबरशिप प्राप्त हुई। दोस्तों, यूएन का जो सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा होता है और उसका प्रधान जो प्रतिनिधि होता है वह होता है दोस्तों महासचिव। यूनाइटेड नेशन के अंदर जब बात की जाती है उसके प्रधान की, तो सबसे ज्यादा जो बातचीत की जाती है वह की जाती है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल की, यानी कि महासचिव की। दोस्तों, वर्तमान के अंदर जब बात करेंगे तो आज 2023 में भी तो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वह हमारे जो है पुर्तगाल के हैं, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा एंटोनियो गुटेरस की पिक्चर देखेंगे, उसके बाद हम एंटोनियो गुटेरस के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए थोड़ा सा जो एंटोनियो गुटेरस हैं उनका थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं कि हमारे यूनाइटेड नेशन के महासचिव जो हैं वे कैसे दिखते हैं। दोस्तों, ये स्क्रीन के ऊपर जो आपके एक चित्र दिख रहा है ये हमारे एंटोनियो गुटेरस साहब हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो है सेक्रेटरी जनरल हैं, यानी कि महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। दोस्तों, यूएन के जो है अभी 9वें महासचिव हैं ये चीज आपको याद रखनी है कि एंटोनियो गुटेरस कौन से नंबर के महासचिव हैं, 9वें नंबर के। थोड़ा सा एंटोनियो गुटेरस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन्होंने महासचिव का पद जो है 1 जनवरी 2017 को संभाला था। दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस जो है 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशन के अंदर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी भी रहे हैं। हाई कमीशन नहीं, हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी जो है रहे हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस साहब। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको एंटोनियो गुटेरस आपने देखा भी होगा, इनको सदस्य राष्ट्रों के दौरे भी कभी कभी करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों हमारे भारत में जो है दौरे पर आए हुए थे एंटोनियो गुटेरस साहब। वहीं पर एक जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक पहल लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसको कहते हैं, जिसका नाम है लाइफ का जिक्र मैंने पिछले अपने वीडियोस के अंदर किया है। लाइफ का अर्थ होता है दोस्तों लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो लाइफ पहल जो है बहुत अच्छी पहल है, एनवायरनमेंट के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की बात लाइफ के अंदर की गई है। तो दोस्तों, ये रही आपके जो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने चर्चा के दौरान बताया था कि एंटोनियो गुटेरस जो है वो पुर्तगाल के हैं और पुर्तगाल के अंदर वो जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे 1995 से 2002 तक। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है बहुत सारी शाखाएं और एजेंसियां हैं, जैसे WHO, UNDP, UNHRC, यूनिसेफ और यूनेस्को और IMF जैसी बहुत सारी संस्थाएं जो है यूनाइटेड नेशन की शाखाएं और एजेंसियां हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की शाखाओं और एजेंसियों से संबंधित एक अलग से वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। उसमें आपको जो महत्वपूर्ण यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां हैं उसकी चर्चा उसके अंदर की जाएगी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जो है सदस्य देशों के बीच जो है युद्ध और शांति तथा विरोध पर आम सभा में चर्चा होती है और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी चर्चाएं की जाती हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी युद्ध लड़े जा रहे होते हैं उन युद्धों को रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर बैठाने के लिए उनके ऊपर प्रेशर भी
यूनाइटेड नेशन की आम सभा के अंदर बनाया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। दोस्तों जैसा कि अभी पिछले दिनों जो अभी हमारा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसको लेकर के भी यूनाइटेड नेशन के अंदर कई जो है बार वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। तो आई होप आपको यूनाइटेड नेशन जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई, उसके मुख्यालय कहाँ है, कितने देश यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने देश स्थायी सदस्य हैं और कौन कौन से देश हैं, ये आपको अभी तक मैंने चर्चा के अंदर बताया। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की हम बातचीत जब करते हैं तो एक टर्म आता है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना। तो आइए थोड़ा सा इस टर्म पर बातचीत कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वह क्या है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का जो आरंभ है वह 1948 को होता है। 29 मई 1948 को जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का गठन जो है दोस्तों होता है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का दोस्तों पहला मिशन जो होता है वह अरब इजराइल युद्ध के समय होता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स काम क्या क्या करती है, इसका उद्देश्य है गृह युद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों के अंदर जो है शांति स्थापना में योगदान देना। तो आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना 29 मई 1948 को हुई थी। इसका पहला मिशन जो है अरब इजराइल युद्ध के दौरान शुरू हुआ। इसका जो पीस कीपिंग फोर्स का जो उद्देश्य है वह गृह युद्ध और जातीय हिंसा के शिकार देशों में जो है शांति स्थापना में अपना योगदान देना। दोस्तों यूएन के गठन के समय इसकी कोई अपनी स्थायी सेना तो थी नहीं, लेकिन यूएन के शांति सैनिक जो होते हैं दोस्तों वो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। उसमें पुलिस जो है सिविल पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं, सेना के पर्यवेक्षक भी होते हैं और जो है दोस्तों सेना के कई अधिकारी और सैनिक भी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर काम करते हैं। दोस्तों यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को 1988 के नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों इनके काम को देखते हुए दुनिया में जो इन्होंने शांति स्थापना के लिए कार्य किया यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने, उसी को देखते हुए इनको 1988 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की जो सेना है ये एक अस्थायी व्यवस्था है। विभिन्न देशों की सेनाओं को मिला करके जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का जो है दोस्तों निर्माण होता है और ये विभिन्न देशों की सेनाएं इसमें मदद करती हैं और समय और परिस्थितियों के अनुसार यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का गठन जो है होता है। तो दोस्तों ये चीज याद रखना है आपको कि यूनाइटेड नेशन की अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन बल्कि सारे देशों की सेनाओं को मिला करके लगभग 119 देशों के सैनिकों को मिला करके यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स काम करती है और दुनिया के किसी भी हिस्से के अंदर जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, मानवता पर संकट मंडराने लगता है, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजकर वहां पर शांति स्थापना का प्रयास जो है दोस्तों करती है। आई होप दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना और शांति सेना जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अब वीडियो के अंदर बारी है यूनाइटेड नेशन के अब तक जितने भी महासचिव हैं उनकी संक्षिप्त चर्चा की। तो आइए बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी तक जितने महासचिव हुए हैं उनके थोड़ा सा देख लेते हैं, उनका संक्षिप्त में थोड़ा सा कार्यकाल देख लेंगे, उनका परिचय देख लेंगे, तो इससे थोड़ा सा चैप्टर को समझने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी और यूनाइटेड नेशन और भी अच्छे से हमारे सामने खुलकर आएगा और इसकी प्रक्रिया हमें समझ में आएगी। तो दोस्तों आइए बातचीत कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर अभी तक जो 9 महासचिव हुए हैं उनके बारे में। हम जो अभी वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब शुरू से देखते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन कौन से महासचिव हुए। तो आइए देखते हैं पहले महासचिव के बारे में, ट्राइग्व ली। ये जो है दोस्तों 1946 से 1952 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे और नॉर्वे के ये व्यक्ति थे ट्राइग्व ली, वकील थे और विदेश मंत्री भी थे नॉर्वे के। दोस्तों इन्होंने कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था। ट्राइग्व ली जो है दोस्तों, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई थी उसके युद्ध विराम के लिए इन्होंने प्रयास किया था।
साथ ही दोस्तों ट्राइगवली ने कोरिया युद्ध को भी शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे थे ये, लेकिन कोरिया युद्ध को भी शीघ्र समाप्त करवाने की कोशिश इन्होंने की थी, भले इनको उसमें नाकामी मिली, इसमें भी उन्होंने प्रयास किया था। दोस्तों दोबारा महासचिव इनको बनाए जाने पर सोवियत संघ जो था उसने इनका विरोध किया था और इन्होंने दोस्तों महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव जो 1946 से 1952 तक रहे, उनका नाम आपको याद रखना है ट्राइग्व ली, जो कि नॉर्वे के वकील और विदेश मंत्री थे। इन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किए, एक तो कश्मीर के अंदर जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसमें उस युद्ध को विराम करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका प्रयास किया, और कोरिया युद्ध को भी समाप्त करवाने में भूमिका निभाई थी, लेकिन ये वहां पर कोरिया युद्ध को समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे, इसके लिए इनकी आलोचना हुई और यूनाइटेड नेशन के दोबारा महासचिव बनाए जाने का इनका विरोध जो किया था वो सोवियत संघ ने किया था। फिर उन्होंने महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन के पहले महासचिव ट्राइग्व ली के बारे में। यूनाइटेड नेशन के दोस्तों दूसरे जो महासचिव थे वे थे डेंग हैमर शोल्ड। 1953 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। डेंग हैमर शोल्ड स्वीडन से आते थे। ये अर्थशास्त्री और वकील थे। दोस्तों इन्होंने स्वेज नहर से जुड़ा जो विवाद था उसको सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण के लिए काम किया था डेंग हैमरशोल्ड ने। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में भी जो इनका प्रयास किया गया था उसके लिए इनको मरणोपरांत 200 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका को लेकर आलोचना इनकी की थी। तो ये रहे आपके डेंग हैमरशोल्ड जो कि यूनाइटेड नेशन के दूसरे महासचिव थे। यूनाइटेड नेशन के तीसरे महासचिव थे यू थांट। देख लेते हैं दोस्तों, ये रही यू थांट की तस्वीर। आपको ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन के 1961 से 1971 तक जो है दोस्तों यू थांट जो थे ये महासचिव रहे थे। ये बर्मा म्यांमार के थे। अब आजकल बर्मा को हम म्यांमार बोलते हैं। 1945 से पहले तक जो है बर्मा हम जो है म्यांमार को बोला करते थे। दोस्तों ये शिक्षक थे यू थांट, राजनयिक भी थे। क्यूबा मिसाइल संकट के समाधान और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए इन्होंने प्रयास किया था और साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना की जो बहाली थी उसके लिए भी इन्होंने काम किया था और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका ने इनकी जो है दोस्तों आलोचना की थी। तो यू थांट कहाँ के थे? बर्मा यानी कि म्यांमार के थे। ये आपको याद रखना है। शिक्षक और राजनयिक थे जो है दोस्तों। और क्यूबा मिसाइल संकट आप जानते हैं जो शीत युद्ध के दौरान क्यूबा मिसाइल संकट जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनातनी का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना थी जिसमें पूरी दुनिया को क्यूबा मिसाइल संकट अगर हो जाता तो उस समय युद्ध जो तीसरा विश्व युद्ध होता वह दुनिया को जो है एक परमाणु युद्ध करने के लिए तैयार कर देता और परमाणु युद्ध की विभीषिका को दुनिया को झेलना पड़ता। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अंदर अगले महासचिव थे कुर्ट वाल्डहीम। कुर्ट वाल्डहीम जो है अगले महासचिव थे। दोस्तों कुर्ट वाल्डहीम 1972 से 1981 तक महासचिव रहे यूनाइटेड नेशन के और ये ऑस्ट्रिया के थे। दोस्तों कूटनयिक और विदेश मंत्री थे ऑस्ट्रिया के अंदर वाल्डहीम। दोस्तों इन्होंने नमीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया था और बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख भी इन्होंने की थी। दोस्तों तीसरी बार इनके महासचिव पद के लिए चुने जाने की दावेदारी का जो है चीन ने विरोध किया था। तो ये कुर्ट वाल्डहीम को आपको देख लेना है, ये उनकी तस्वीर है। अगले महासचिव दोस्तों जेवियर पेरेज द कुयार हैं जो कि 1982 से 1991 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे और पेरू के ये व्यक्ति थे, वकील और राजनयिक थे। इन्होंने साइप्रस, अफगानिस्तान, अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किया था। नमीबिया की आज़ादी के लिए भी इन्होंने मध्यस्थता की थी तथा फाकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच दोस्तों इन्होंने मध्यस्थता कराने का कार्य किया था। तो ये आपको तस्वीर में दिख रहे हैं
जेवियर पेरेज द कुयार, जो कि 1982 से 1991 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव थे। ये पेरू के वकील और राजनयिक हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है दोस्तों। अगले महासचिव हैं बुतरस बुतरस घाली, जो कि 1992 से 1996 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव थे। घाली दोस्तों मिस्र के थे, राजनयिक और विधिवेत्ता थे तथा विदेश मंत्री भी थे मिस्र के। दोस्तों इन्होंने एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। दोस्तों इन्होंने मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया तथा बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र की असफलताओं के लिए आरोप भी इन पर लगाए गए तथा गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने दोबारा इनके महासचिव बनने का विरोध किया। तो आपको याद रखना है कि बुतरस बुतरस घाली जो थे वे कहाँ के थे? मिस्र के। और उन्होंने जो है मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान भी चलाया और एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का नाम था एन एजेंडा फॉर पीस। दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अगले महासचिव की बातचीत करें तो अगले महासचिव हैं हमारे कोफी अन्नान साहब। दोस्तों 1997 से 2006 के बीच कोफी अन्नान यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे। ये घाना के थे। कोफी अन्नान दोस्तों घाना के थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी थे कोफी अन्नान। इन्होंने एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष भी बनाया था। दोस्तों कोफी अन्नान ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने एड्स और टीबी तथा मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर जो हमला हुआ उसे इन्होंने अवैध करार दिया था। कोफी अन्नान ने अमेरिका ने जो इराक पर हमला किया था उसको अवैध करार दिया था। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की इन्होंने स्थापना की और 2001 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो ये कोफी अन्नान हैं जो कि घाना के हैं। अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का घाना, वहाँ के जो है कोफी अन्नान साहब थे जो कि यूएन के अधिकारी थे। दोस्तों अगले हमारे महासचिव जो यूनाइटेड नेशन के थे बान की मून, जो कि 2007 से 2016 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे। ये दोस्तों कोरिया के थे, कोरिया गणराज्य के, जो दक्षिण कोरिया है। एक उत्तर कोरिया है, एक दक्षिण कोरिया है। तो ये बान की मून साहब जो दक्षिण कोरिया के जो है व्यक्ति थे, जो कि 2007 से 2016 तक यूनाइटेड नेशन के महासचिव रहे। दोस्तों ये कोरिया के कूटनयिक यानी कि राजनयिक और विदेश मंत्री भी थे। दोस्तों इस पद पर बैठने वाले दूसरे एशियाई व्यक्ति थे। जलवायु परिवर्तन पर इन्होंने प्रकाश डाला तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जो हमारा है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको उस पर इन्होंने ध्यान दिया तथा यूएन विमेन के निर्माण के लिए भी इन्होंने काम किया। इन्होंने युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया था। परमाणु निशस्त्रीकरण यानी कि परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात भी बान की मून जो कि हमारे 2007 से 2016 के अंदर महासचिव थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने बातचीत की थी। दोस्तों अगले जो अभी एंटोनियो गुतेरस साहब थे उनकी बातचीत हमने की थी। एंटोनियो गुतेरस का पूरा नाम एंटोनियो मनुएल दे ओलिवेरा गुतेरस है। 2017 में ये जो है यूनाइटेड नेशन के महासचिव बनाए गए। ये पुर्तगाल के हैं। इनको मैंने पहले भी फोटो में दिखाया था कि ये पुर्तगाल के हैं। दोस्तों पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे 1995 से 2002 तक। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी भी रहे 2005 से 2015 तक तथा इन्होंने सोशलिस्ट इंटरनेशनल का अध्यक्ष रहे 1999 से 2005 तक। अभी वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। तो दोस्तों ये रही आज की बातचीत। आज की बातचीत में हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ को समझा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे यूनाइटेड नेशन के अंदर सुधार को लेकर के और भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप क्यों दिलाई जानी चाहिए, क्यों भारत डिजर्व करता है, इसकी बातचीत हम करेंगे। दोस्तों आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और नॉर्मल जानकारी भी अगर आप रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत
ज़रूरी है। तो अभी तक इस वीडियो के अंदर आपको यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन और यूनाइटेड नेशन के जितने अब तक महासचिव हैं उनके बारे में एक जो है समग्र जानकारी प्रोवाइड कराई गई। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और साथ ही दोस्तों एक जानकारी आप सबके साथ शेयर कर दूं कि किसी वीडियो के अंदर मैंने उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि थी वह 5 मई बताया था, जो कि वो तिथि गलत थी। वो हम मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बताने में। दोस्तों जो अपना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2023 की तिथि है वह 14 मई 2023 निर्धारित की गई है। ये चीज़ आप थोड़ा-सा करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप तक कोई भी गलत जानकारी मेरे द्वारा पहुँचे। अब तक मैंने प्रयास किया है कि आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊँ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।